हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं पूर्णिमा आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्णिमा में। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाया था, मैंने आपका क्लास 9 का साइंस की फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन अर्थ सराउंडिंग्स इस पे बनाया था, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी थी। और दो चीज़ें मैंने आपको बोला था, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेट बना के दूंगी, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। तो आज मैंने ये वीडियो मेरा उसी पे डेडिकेटेड है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे क्या होता है ये प्लाज्मा की, इसकी फोर्थ स्टेट मैटर की क्या होती है। एक्चुअली हमने लास्ट में 3 स्टेट की बात करी थी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? इसी पे तुमने बात करी थी। अब मैंने बताया था मैटर की 2 स्टेट के बारे में आप और पढ़ोगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो हमारी जो 2 स्टेट है वो कौन सी होती हैं? फोर्थ स्टेट हमारी होती है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट होती है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, अब हमें ये कैसे मिलती है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो सॉलिड को जब हम मेल्ट करते थे, या फिर कह सकते हैं हम इसे जब हम टेम्परेचर देते हैं उसे, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी तरह जब हम लिक्विड को हीट देते हैं या टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो वो किस में चेंज होता है? वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, मीन्स कहने का जब हम उसे टेम्परेचर देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनका मूवमेंट होता है। जैसे इसमें काफ़ी टाइटली बाउंड होते थे, तो वो क्या होते हैं? थोड़ा सा लूज होते हैं। लूज होते हैं मतलब थोड़ा सा दूर जाते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जब लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और थोड़ा सा फैलते हैं, दूर जाते हैं, तो वो गैस में चेंज हो जाते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अब हमें कैसे मिलता है? ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें प्लाज्मा जो होती है बेसिकली, वो हमें गैस को जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्लाज्मा, वो कंडीशन हमें तब मिलती है। कौन सी? प्लाज्मा की। ठीक है, जब हम गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो हमें प्लाज्मा की कंडीशन मिलती है, मतलब हमें मैटर का प्लाज्मा फॉर्म मिलता है। अच्छा, अब बात होती है ये प्लाज्मा एक्चुअली किस फॉर्म में होता है। भाई ये तो हमारा हमने पढ़ा था, जैसे कि अगर वाटर की बात करें तो ये हमारा आइस है, सॉलिड में हमारा आइस हमें मिलती है, लिक्विड में हमें वाटर मिल जाता है, और जब हम उसे और ज़्यादा हीट देते हैं तो वो गैस हमें एज अ वेपराइजेशन वेपर्स, वाटर वेपर्स में मिल जाती है। अब प्लाज्मा की कैसी, प्लाज्मा कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, मतलब क्या वो हमें मतलब हम क्या उसे देखते हैं? एक्चुअली देखते हैं हम कुछ फॉर्म में, उसे अपने आसपास भी देखते हैं। जानेंगे धीरे धीरे आगे, हम इसमें स्लाइड में हम आपको बताएंगे कैसे। तो बेसिकली प्लाज्मा जो होती है कंडीशन, वो आयंस की होती है। आप यहाँ देख रहे हो आयनाइजेशन लिखा हुआ है। आयनाइजेशन मीन्स यहाँ पर जो हमें प्लाज्मा में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली आयंस होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है ये आयनाइजेशन, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे। आयनाइजेशन के बारे में, आयनाइजेशन बेसिकली क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और गिविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे यहाँ मैंने एक ये डायग्राम ले रखा है आपका, ये सोडियम और क्लोरीन का। ठीक है, इसमें मैंने कुछ चार्ज आप देख रहे हो लगा रखे, तो पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे क्या है ये चीज़। ठीक है, तो अभी आयंस क्या होते हैं? हमने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव और निगेटिव आयन। कैसे जानेंगे कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है? बेसिकली क्या होता है, हमारे किसी भी मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर मूव करते हैं। अब ये जैसे सोडियम का है, आप ये देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन रेड कलर के जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अलग अलग शेल में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम एनर्जी देते हैं, या कह सकते हैं हीट देते हैं, या एनर्जी देते हैं, एनर्जी कहना ठीक रहेगा, तो एनर्जी जब इसे मिलती है तो इसका जो आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वो निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या बनता है? चूंकि ये अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है ना, उतना उस पर चार्ज बढ़ जाता है। कैसा चार्ज पड़ता है? अगर वो रिलीज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा,
मतलब अब इसने क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। इसी तरह ये क्लोरीन है, Cl मीन्स क्लोरीन। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए इसकी आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास अपने अट्रैक्शन से, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर होता है, उसी पावर से अगर इस अट्रैक्शन से इसने किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, है ना। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है ना। इट्स टेकिंग अ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से हमारा Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, यानी हम कह सकते हैं Na प्लस हमारा पॉजिटिव आयन है और Cl माइनस हमारा क्या है, नेगेटिव आयन। या इसे हम कह सकते हैं, नेगेटिव आयन को हम कह सकते हैं एन आयन, और पॉजिटिव आयन को हम कह सकते हैं कैट आयन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देने और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेने को, जो ये प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, आयनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हमें मिलती है प्लाज्मा की, वो गैसों के आयनाइजेशन से ही मिलती है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि प्लाज्मा हमारा किस स्टेट में होता है, कहने का मतलब हमारा वो आयंस होते हैं, उसमें आयंस की स्टेट में होता है। अब थोड़ा सा जानेंगे ये प्लाज्मा आखिर क्या चीज़ है, मतलब प्लाज्मा मैटर है, थोड़ा सा और जानेंगे इसके में। प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, है ना। जो हमें ये आयनाइजेशन प्रोसेस मिलता है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मिलता है। थाउजेंड्स, मतलब 25,000 आप मान सकते हो सेंटीग्रेड, या इससे भी ज़्यादा, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर मिलता है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब आप समझ रहे हो, ये टेम्परेचर क्या हमारी अर्थ पर है, नहीं है एक्चुअली, या फिर इसके बहुत, हमारी अर्थ जो है, अगर आप अर्थ की बात करोगे तो इसमें कई सारी वो होती हैं, कहने का मतलब जैसे कोर होती है, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है साइंस में या ज्योग्राफी में पहले क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। जो इसकी कोर होती है, कई अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो जो इसकी कोर के अंदर, कोर में हमारे प्लाज्मा होता है, ठीक है। हर प्लेनेट में होता है, आप स्टार्स में या किसी में भी बात करेंगे तो प्लाज्मा उनमें होता है, ठीक है। तो लेकिन ये मिलता होता बनता कैसे, वो जब उसे सुपर हीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब वही मैंने बताया 25-27,000 से भी ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा जब उसे टेम्परेचर हम देते हैं, तो हमें ये स्टेट मिलती है, ठीक है। सो जो कि क्या होती है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। दैट द इलेक्ट्रॉन आर रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम फॉर्मिंग एन आयनाइज्ड गैस जस्ट एज द लिक्विड विल बॉयल। क्या कहना चाह रहा है वो, मतलब इतने जब टेम्परेचर हम किसी गैस को देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है, मतलब हमें ये आयन्स हमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जो आपको पॉजिटिव और निगेटिव आयन यहाँ पर दिखाए थे। जब हम ऐसे गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो हमारा जो ये आयनाइजेशन हो जाता है, इस कंडीशन में हमें प्लाज्मा फॉर्म होता है, ठीक है। Heating a gas will form a plasma. तो plasma is an electrically charged gas. तो जो हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, इस वजह से हम उसे कह सकते हैं क्या कर रहे हैं, हम उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं गैस आयंस को। मतलब गैस को जब हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो वो जो आयंस आयंस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन में, तो वो हमारी जो स्टेट है फॉर्म होने की, वो हमारी क्या है, प्लाज्मा। यू कैंट सपोज, मतलब आप नहीं मान सकते हो कि हमारी यूनिवर्स में 99% जो है वो हमारा यूनिवर्स प्लाज्मा से ही मिलकर बना है। यस, आई एम राइट। कैसे, आपने देखा होगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लाइटनिंग, आपने आकाश में बिजली, जैसे बारिश वारिश का मौसम होता है या है ना, तो आपने देखा होगा आकाश में जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग उसे कहते हैं, ठीक है। कॉमेट टेल, स्टार्स, interstellar gas, इंटीरियर ऑफ नियॉन साइन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट लाइट। तो ये सारे इसके क्या है एग्जाम्पल, दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ इसके नेचुरल एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने बताया क्या, ये आपका लाइटनिंग हो गया, सन का जो हीट होती है, फ्यूजन, सन में क्या होता है, हमारा सन हमारा कैसे हीट देता है, फ्यूजन के थ्रू। तो उसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो एक प्लाज्मा को क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। हमारी अर्थ का भी अपना उसके कोर में प्लाज्मा होता है, मतलब मैंने बताया ना 99% जो है हमारा यूनिवर्स प्लाज्मा से ही मिलकर बना है, हमारी अर्थ में भी अपना प्लाज्मा है। अच्छा, ये तो नेचुरल प्लाज्मा हो गए।
कुछ प्लाज्मा क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये प्लाज्मा टीवी हो गया, ठीक है। इवन ये जो आपका फायर होती है ना, जब ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो ये भी एक प्लाज्मा को क्रिएट करती है, ठीक है। नॉर्मली इस कंडीशन को फॉर्म कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं फॉर्म करते। हाँ, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसका कुछ पोर्शन इसका क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना, वो लैब के थ्रू, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है नेचुरल एग्जाम्पल्स की अगर बात करें कि उसमें तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, कि आपका इसमें मैन मेड में नियॉन साइंस गैस हो गई, फ्लोरेसेंट लाइट हो गई आपकी, फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये सारे आपके क्या है, ये मैन मेड एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइटनिंग को समझेंगे हम। अब लाइटनिंग में किस तरह से प्लाज्मा होता है, देखिए लाइटनिंग में हम कह रहे हैं कि लाइटनिंग में हमारा क्या होता है, वो प्लाज्मा, देखिए उसको थोड़ा सा और समझेंगे। क्या होता है, जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम मतलब जो सन हो गया, इसके अराउंड जितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये सारा पूरा हमारा मिलकर सोलर सिस्टम बनाता है। तो इन सोलर सिस्टम से क्या होता है, कुछ कॉस्मिक रेज निकलती हैं, यस, कॉस्मिक रेज, इससे कई तरह की रेज निकलती हैं, आप अभी फिलहाल इतना समझते हैं। कॉस्मिक रेज निकलती हैं जो कि क्या होती हैं, ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। जब ये एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ती हैं तो चूंकि इनमें बहुत ज्यादा हीट होती है, मतलब आप समझ सकते हो सन कितना हीट देता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट फॉर्म होती है इसमें, जो कॉस्मिक रेज निकलती है उसमें कितनी ज्यादा हीट होती है। तो ये हीट क्या करती है, जब ये हीट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करती है तो वो क्या करती है, एयर की मतलब एटमॉस्फेयर के कई पार्टिकल से क्या करती है, क्योंकि इस हीट में कई सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी उतने ही हीटेड होते हैं ना। तो जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एक्चुअली मैंने यहाँ ये जो क्लाउड बनाया ना, इसके ऊपर भी एक ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट डायग्राम कह सकते हैं इसको, ये क्लाउड के थोड़ा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सोलर सिस्टम लेते तो आपको शायद और समझ में आता हो, फिलहाल आप मेरी बात सुनिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे सोलर सिस्टम से ये जो रेस जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, क्योंकि ये बहुत हीटेड होती है, तो हीट की क्या टेंडेंसी होती है, हीट क्या होती है, वो जब किसी कोई चीज अगर मान लीजिए हीटेड है, वो किसी ठंडी चीज के पास जाएगी तो वो अपनी हीट क्या करेगी, उसे ट्रांसफर करेगी, है ना। सेम वही काम ये इस रेस के पार्टिकल भी करते हैं, मतलब जो हीटेड पार्टिकल होते हैं ये भी यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी हीट को जब दूसरे एटमॉस्फेयर के किसी पार्टिकल से ये मिलते हैं या टकराते हैं तो अपनी हीट क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, कोलाइड करते हैं, तो उसमें कुछ क्या होते हैं, वो भी आयंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब वो उनसे कोलाइड करते हैं तो जिससे पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस में चेंज होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस में बदल जाते हैं। अच्छा, अब ये क्लाउड है, अब ये धीरे धीरे और जब मतलब हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये क्लाउड, क्लाउड में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर और निगेटिव चार्ज, क्लाउड में बात कर रही हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के ऊपर की ओर और निगेटिव चार्ज नीचे की ओर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई जो कॉस्मिक रेज है। अब क्लाउड में तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया एक तरह से। अब जब ये चार्ज किसी एयर के पार्टिकल से टकराता है, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज किसी एयर के पार्टिकल या हमारी टेरेस्ट्रियल बॉडी से टकराता है। टेरेस्ट्रियल बॉडी को हम कह सकते हैं इन द सेंस किसी हमारा जो अर्थ से, अर्थ पे जो चीजें होती हैं, जैसे आपका ये एंटीना हो गया, एनिमल्स हो गए, या कोई बिल्डिंग, पेड़, ये सारी चीजें जो हो गई इनको टेरेस्ट्रियल बॉडी कहेंगे। मतलब हमारी अर्थ में क्या होता है, इनमें बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, हम अर्थ में हमारी पॉजिटिव चार्ज होता है जो हम, और अर्थ पे जो चीजें, जैसे आपका ये जो देखा होगा आपने, कई सारे बिजली के नहीं बड़े बड़े से वो लगे होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, बिजली के कई सारे, आप जैसे रोड पे जाते हो कि कई सारे आपको बिजली के खंभे मिलते हैं, ये सब, तो ये सारे क्या होते हैं, चूंकि अर्थ से कनेक्ट होते हैं, मीन्स ये सब पॉजिटिव चार्ज को कनेक्ट होते हैं ना, अर्थ में जो चीजें वो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होती है। तो जब ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से टकराता है, मतलब उसके साथ आकर कोलाइड होता है, तो क्या होता है, इनके बीच एक आप देख रहे हो एक चैनल बनता है ना, और वो चैनल हमारा क्या होता है, वो प्लाज्मा चैनल कहलाता है। इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत बहुत ज्यादा,
ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा तो तभी फॉर्म होगा ना जब उसमें टेम्परेचर होगा। तो इस लाइटनिंग में लगभग 25 से 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से तो ये हमें हार्म करती है। तो क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में टकराएंगे, ठीक है, मतलब एयर जो नेगेटिव पार्टिकल थे वो जब अर्थ के किसी पॉजिटिव पार्टिकल से टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज उनके बीच होगा, जिस वजह से आपको ये बिजली क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसीलिए ये हमारी क्या होती हैं, जो भी जब देखा होगा जब आपने कहीं बिजली गिरती है तो कितना नुकसान करती है ना, कहीं पेड़ गिर जाते हैं या कहीं पे लाइट वगैरह या जो भी चीज़ें से जिस जगह भी बिजली गिरती है किसी मकान पे या फिर कहीं बिल्डिंग पे, तो वो जारी पूरी जगह क्या होती है, डैमेज हो जाती है उस जगह। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। ठीक है, इस तरह से आप प्लाज्मा को लाइटनिंग में देख सकते हो। हमारे स्टार्स में ऑलमोस्ट स्टार्स, सभी स्टार्स में हमारे प्लाज्मा होता है। इवन हमारी अर्थ में भी इसके इनर साइड अगर आप पढ़ोगे उसमें भी प्लाज्मा होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल आपने देखा होगा इस तरह की, जो नियॉन गैस मैंने कही, कई सारी गैसें हमारी क्या होती हैं, इस प्लाज्मा कंडीशन को फॉर्म करती हैं। जैसे ये फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, इसमें क्या होता है, एक तरफ निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, इसके बीच जब गैस हमारी फ्लो करती है, नॉर्मली कौन सी गैस होती है, ये सारी हमारी इनर्ट गैसें होती हैं, जैसे कि जिसे हम नोबल गैसेस कह सकते हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सारी गैसेस हो गई। तो ये सारी अगर इसमें गैसेस होती हैं तो इनके बीच क्या हो जाती है, मतलब गैसेस का क्या मतलब, बीच में क्या है, उन गैसेस के पार्टिकल यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स ही तो है। तो इन गैसेस के बीच क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, आपको ग्लो होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है उस समय, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हो रहा होता है जो प्लाज्मा कंडीशन को फॉर्म करता है, इस वजह से वो आपको उसमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। सेम यही चीज़, ये जो आपने देखा होगा कई बार आप जैसे जाते हो, इस तरह का आपको किसी होटल वगैरह में इस तरह की लाइटिंग से लिखा हुआ मिल जाता है ना, कई जगह आपको ऐसा देखने को मिला होगा। तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये इसके प्लाज्मा के मैन मेड एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं एक्चुअली इन सारे टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट में आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक अगर आप पूरा पढ़ने बैठोगे ना तो इसमें बहुत कुछ है, और इतना पढ़ाना मतलब बताने तो मैं बता दूं बट वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है बहुत छोटा दिया होगा। ठीक है, तो मैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना। ठीक है, तो ये हो गया आपके मैन मेड एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको लाइटनिंग का एग्जाम्पल समझा दिया। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। फिर हम अब, ये तो हमारी बात हो गई किसकी, फोर्थ स्टेट की। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और एक शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। फोर्थ स्टेट में हमारा क्या होती है, प्लाज्मा होती है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, आयनाइज गैस का आयनाइज हो जाती है, जिसमें हमारा यानी कि हमें आयंस मिलते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, और ये आयंस ही क्या करते हैं, प्लाज्मा को फॉर्म करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस होती है, हम कह सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये मैंने इसको बता दिया आपको। अब फिफ्थ स्टेट आती है क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, ये बहुत ही कठिन टॉपिक है, कहने का मतलब है इसमें मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं समझाऊं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज हुए, हो सकता है आपने नहीं पढ़ी होगी जो चीज़ें, तो थोड़ा उसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, अगर कोई पॉइंट रह जाता है या फिर किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो फिफ्थ स्टेट क्या है, बेसिकली हमारे ये साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या किया, सन 1920 में एक कैलकुलेशंस की। ठीक है, उन्होंने एक ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बताया जो कि कंडेंस कंडीशन में, कंडेंस मतलब जब उसे बहुत ठंडा किया जाता है, जो बहुत ही टेम्परेचर जब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो या बहुत ठंडी उस पर मतलब बहुत ठंडी स्टेट पर क्या करते हैं, एक स्टेट को फॉर्म किया। ठीक है, अब इनके पास क्या था, इन्होंने ये सारी चीज़ें एज्यूम तो करी लेकिन वो उसको ठीक से मतलब उतना मॉडिफाई नहीं कर पाए, मतलब इसलिए ये आइंस्टीन के पास है। तो 1920 में
आइंस्टीन ने उसको कैलकुलेशंस के थ्रू उसे इक्वेशंस में बताया। ठीक है, इन्होंने तो इस पार्टिकल को एज्यूम किया स्टडी के थ्रू, लेकिन उसे इक्वेशन में आइंस्टीन ने कन्वर्ट किया। मतलब ये चीज क्लियर हुई कि हाँ ऐसा कुछ पार्टिकल कोई मैटर की स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इस कंडीशन को, चूंकि इसको फॉर्म करने में हमारे इंडियन साइंटिस्ट, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, ठीक है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने अपना जो योगदान दिया था, उस वजह से इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक है, क्या होती है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? जैसे अभी मैंने आपको बताया थोड़ा सा, क्या एक टर्म मैंने यूज किया बहुत ठंडी कंडीशन में, आपने पढ़ा होगा जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन फॉर्म आपने पढ़ी। उसके बाद आप जब और टेम्परेचर देते हो, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बहुत हीट देने पर, यानी बहुत ज्यादा जब हीट दे देते हो तो हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। लेकिन बोस आइंस्टाइन, थोड़ा हम पीछे आते हैं, अब हमें आगे नहीं, इसके आगे नहीं जाना है, हमें क्या आना है, हमें पीछे आना है। मतलब जब हम बहुत चीज को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं या टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। लेकिन सॉलिड को भी जब हम, मतलब सॉलिड क्या, जब पार्टिकल्स को हम और ज्यादा ठंडा करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं जब, तो हमें कौन सी कंडीशन मिलती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कंडीशन मिलती है। ठीक है, मैटर की स्टेट मिलती है, कंडीशन नहीं कहेंगे, स्टेट बोलेंगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट मिलती है। मतलब लो टेम्परेचर, लो एनर्जी पर आपको बोस आइंस्टाइन और हाई एनर्जी पर आपको प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, ये इसकी पांचों स्टेट होती हैं, और 5 स्टेट है। अच्छा, अब क्या होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? अच्छा, इसमें भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं बोस आइंस्टाइन में, उनको कहते हैं बोसॉन्स। ठीक है, बोस के नाम पर ही, हमारे सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया था इन पार्टिकल्स का, बोसॉन। नॉर्मली हम जिन पार्टिकल्स की बात करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और भी कई। क्वांटम फिजिक्स जो होती है, ये क्वांटम फिजिक्स का बेसिकली टॉपिक है, तो इसमें आप कई तरह के पार्टिकल्स के बारे में सुनोगे। तो इसमें पर्टिकुलरली बोस आइंस्टाइन में हम जिस पार्टिकल की बात करते हैं वो होता है हमारा बोसॉन्स। तो ये बोसॉन्स क्या होता है, बोसॉन्स को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, देखिए बोसॉन्स की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो वो डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा है, तो अभी आप बोसॉन को इतना समझ लीजिए। चलिए पहले तो ये बताती हूँ मैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस एट लो डेंसिटी, मतलब किसी गैस को बहुत ही लो डेंसिटी पर कूल करना। बोस आइंस्टाइन में ये बिल्कुल मैंडेटरी चीज है कि किसी भी गैस पार्टिकल्स को, सॉरी किसी भी पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स मतलब कौन सा, बोसॉन्स पार्टिकल को बहुत ही लो डेंसिटी पर ठंडा करने को अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मतलब 100,000 का मतलब आप समझ रहे हो। एक्चुअली लो डेंसिटी हम क्यों कह रहे हैं, लो डेंसिटी को थोड़ा सा हम समझेंगे कि लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आगे समझेंगे इसको। Density of normal air to super low temperature, they can slow light down to the residential speed limit flow without friction. They are effectively super atoms, group of atom and behave as one. क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए बोसॉन्स की पहले मैं बात कर रही हूँ, तो बोसॉन्स को मैं समझाऊंगी। आप अभी ये समझ लीजिए कि बोस आइंस्टाइन में हम जो पार्टिकल यूज करते हैं उसको बोसॉन्स कहते हैं। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर हमने उसका नाम क्या रखा है, बोसॉन्स रखा है। ठीक है, अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हमें टेम्परेचर की रेंज पर मिलते हैं, जब हमें किसी भी स्टेट को और ज़्यादा ठंडा करते जाते हैं ना, तो वो जो पार्टिकल होता है एक्चुअली वो बोसॉन होता है हमारा। ठीक है, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल cooled टू नियर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट combined into a single quantum mechanical energy। ठीक है, हाँ, तो मैं जो बोसॉन्स की बात बता रही थी ना, बोसॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, बोसॉन्स की एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है कि वो टेम्परेचर की, मतलब जब उसे बहुत ठंडा किया जाता है ना, तो वो
कई सारे बोसॉन्स एनर्जी की एक रेंज में, मतलब एक सेम एनर्जी लेवल पर रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में ऐसा नहीं होता। उन सब की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, कोई कहीं पे मूव, मतलब कोई कहीं मूव कर रहा है, कोई कहीं, लेकिन इसमें क्या होती है, टेम्परेचर जब उसे बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है, लगभग एब्सोल्यूट जीरो पर। ठीक है, ये मैं बोसॉन के बारे में बता रही हूँ। जब उसको पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है, बोसॉन पार्टिकल्स को, तो वो एनर्जी की एक स्टेट में रह सकता है। ठीक है, समझाऊंगी मैं कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने एक जो डायग्राम लिया है, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देख रहे हो रेड रेड कलर के, ये ही है बोसॉन्स। अब यहाँ पर जब इसका टेम्परेचर था, ठीक है, जब ये किसी टेम्परेचर पर था, हर पार्टिकल अलग अलग था, आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ आपको अलग अलग कुछ पार्टिकल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी लेवल भी दिखाया गया है, सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है, किसी की एनर्जी कुछ है, किसी की, मतलब आप यहाँ पर आप उस पार्टिकल को अलग अलग क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि ये कोई एक्स पार्टिकल है, वाई पार्टिकल है, जेड पार्टिकल है। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। उनका एनर्जी लेवल अलग अलग है, इसलिए आपको वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया, जब एक टेम्परेचर पर है, वो एक नॉर्मल रेंज में कह सकते हैं। इसी तरह जब इनको बहुत ज्यादा कूल किया जाता है, अभी कूलिंग, लेजर कूलिंग के थ्रू इन्हें बहुत ज्यादा जब कूल किया जाता है, तो क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, और मूव करते करते क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होने लगते हैं। कंबाइन होते होते क्या होते हैं, एक सिंगल एटम, सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, लिखा क्या है, सबस्ट्रेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल कूल्ड टू नियर दिस टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट जीरो, कंबाइन इनटू ए सिंगल क्वांटम मैकेनिकल एंटिटी। कंबाइन होकर वो क्या कर लेते हैं, एक सिंगल क्वांटिटी, सिंगल पार्टिकल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये तो पार्टिकल्स की बात हो गई, ये कंबाइन होकर धीरे धीरे क्या करते हैं, ये सिंगल पार्टिकल्स बना लेते हैं। ये देखिए, और क्या होते हैं, एक सेम एनर्जी लेवल पे, यहाँ आप देख रहे हो ना, सबके एनर्जी लेवल अलग अलग थे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसे बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है, देखिए आप टेम्परेचर की रेंज भी यहाँ पर अलग है। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर था, जब हमने इसे बहुत ठंडा किया, यानी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम किया, हम उसे एब्सोल्यूट जीरो या माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इतने ठंडे कंडीशन, इतनी ठंडे टेम्परेचर पे, इतने बिल्कुल नेग्लिजिबली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब हम इसे लाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो अलग अलग जो पार्टिकल्स थे, वो एक मिलकर क्या एक कंबाइन होकर एक सिंगल पार्टिकल बना लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, जो अलग, अब इसकी एनर्जी की बात करें, अलग अलग एनर्जी से क्या सेम एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं, सेम एनर्जी लेवल पर क्या कर रहे हैं, वो स्टे कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल, ये प्रॉपर्टी जो होती है बोसॉन्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बोसॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग, यहाँ अब यहाँ पर आप नहीं कह सकते हो कि ये पार्टिकल अलग है, वो पार्टिकल अलग है, अब ये पूरा क्या मिलके एक पार्टिकल बना दिया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और इसको समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ मैंने दो आइडेंटिकल बॉडीज दे रखी है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, सेम मास की है। ठीक है, इसमें मास में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसे क्या है, हमने थोड़ा ये फास्ट मूव कर रहा है और ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, थोड़ी सी छूट गई, पहले मैं बता दूं। हाँ, डेंसिटी की हम बात कर रहे थे। बेसिकली डेंसिटी की क्या क्या मतलब है, यहाँ लो डेंसिटी का क्या मतलब है, उसको समझ लेना जरूरी है। लो डेंसिटी का ये मतलब है, डेंसिटी की हमारी यूनिट क्या होती है, हमने सुना है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि मास अपॉन मास बाई मीटर क्यूब, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में दिखाते हैं ना, तो मास पर मीटर क्यूब में कह सकते हैं। अब ये होता कितना है, लगभग यहाँ पे दिया है अबाउट 100,000, मतलब अगर हम एक डेंसिटी की बात करें तो 0.001 पर मीटर क्यूब में आएगी वो चीज, है ना। तो बहुत लो डेंसिटी में हम इसे क्यों रखते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पार्टिकल, जब हमारे दो पार्टिकल्स या तीन पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, वो मिलकर क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और उसी कंडीशन को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स बना लेंगे तो वो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता उस चीज का, पहली बात तो इसमें। ठीक है, तो उसी कंडीशन को क्या करने के लिए, हमें प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो लो डेंसिटी रखते हैं, क्योंकि लो डेंसिटी पे ही हमें इतने टेम्परेचर पर हम उसे कूल कर पाएंगे कि हमें यहाँ पर उसको हम सेम एनर्जी लेवल पर ला पाए। ठीक है भाई, ये हमें बहुत जो हमें अलग अलग पार्टिकल दिख रहे थे, वो सिंगल होकर एक पार्टिकल बनाते हैं, तब जब बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है। और वो कंडीशन हमें तब मिलती है जब हम उस पार्टिकल को बहुत लो डेंसिटी पे लेते हैं, है ना, ये कंडीशन हमें
तब मिलती है जब हम मैटर की स्टेट फॉर्म करने के लिए कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जब हम उसे बहुत लो डेंसिटी पर रखते हैं। ठीक है, मैंने बताया कितना, लगभग 0.001 पर मीटर क्यूब की रेंज में। ठीक है, तब जाकर हम सुपर लो टेम्परेचर उसे देते हैं, मतलब हम उसे लेजर कूलिंग के थ्रू उसे ठंडा करते हैं। ठीक है, दे कैन स्लो लाइट डाउन टू द रेजिडेंशियल स्पीड लिमिट। अच्छा हाँ, अब इस लाइन को थोड़ा सा, ये जो लास्ट में लिखी है इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। हाँ, तो उसमें एक्चुअली जो कहने का मतलब है, ये मैंने यहाँ आपको समझाया, इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये जो फास्ट मूव कर रहा है ये स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये फास्ट मूव करने का मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। स्लो है मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो वेलोसिटी कम होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कम है। ठीक है, मास तो दोनों का सेम था, लेकिन इसकी वेलोसिटी में चेंजेस थे, जिस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी, चूंकि हमारा मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, हमारा इसका मोमेंटम भी क्या है, ज्यादा हो गया और इसका मोमेंटम हमारा कम होगा। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली इसको थोड़ा समझने के लिए मैं क्वांटम फिजिक्स की एक छोटी सी चीज समझनी होगी। हमारे एक साइंटिस्ट हैं डिब्रोगली, ठीक है ना, डिब्रोगली जो थे, इन्होंने पार्टिकल्स के बारे में एक बात कही थी। क्या? वो ये था कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली इसमें पार्टिकल्स की तो प्रॉपर्टी होती है, साथ में इनमें ये एक वेव का नेचर भी शो करते हैं। वेव का नेचर का मतलब क्या, इनकी एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब जैसे वेवलेंथ क्या, थोड़ा सा और समझेंगे। अब जैसे इसको मान लीजिए ये मूव किया, ठीक है, तो ये मूव करेगा किसी टारगेट तक, अगर इसे जाना है, चूंकि ये फास्ट है तो ये क्या करेगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा। और ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे जाएगा। इट मीन्स ये बहुत कम डिस्टेंस को कवर करेगा, है ना। आप देख रहे हो, इसको मैंने ग्राफ से दिखाया है, तो ये बहुत कम, यहाँ से इसमें, अच्छा, यहाँ से ये जो एरो के थ्रू दिखा है ना, ये वेवलेंथ है। मतलब आपकी इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस ग्राफ के एंडिंग पॉइंट तक की अगर हम बात करें, तो ये कितनी कम डिस्टेंस है, आप देख रहे हो। इसी तरह इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंडिंग पॉइंट की अगर बात करें, ये ज्यादा है, मतलब इसका वेवलेंथ कम है और इसका वेवलेंथ क्या है, हमारा ज्यादा है। तो डे ब्रोगलीज का कहना था, मतलब उन्होंने जो थ्योरी दी अपने एक्सपेरिमेंट बेस पर, वो ये थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स की तो प्रॉपर्टी होती ही होती है, दैट मीन्स उनका मास होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, वॉल्यूम होता है। इसके अलावा वो क्या होते हैं, उनमें एक जो जिनमें मोमेंटम होता है, वो उसमें क्या होता है, वो उनमें वेव्स की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये क्या है, ये जो है इस तरह से ग्राफ, वो क्या है, एक वेव का नेचर ही तो है। तो ये देखो, हम जैसे ये पार्टिकल थे, अलग अलग मूव कर रहे थे, जब ये कंबाइन होकर एक पार्टिकल बने, इस तरह से आप देख रहे हो, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से और देखो, तो ये आपको देखो, आपको एक कैसा ये शेप दिख रहा है, कुछ इस तरह का, इसी तरह का शेप होता है वो, ये इस तरह का शेप, है ना। कहीं पे उभरा हुआ होता है, कहीं निचला होता है, कहीं उभरा होता है, कहीं निचला होता है। ठीक है, इस तरह का शेप, एक वेव का शेप होता है वो एक्चुअली। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसको आगे मैं बताऊंगी। ये चीज समझ में आ गई होगी, कैसे, जब जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और उसकी वेवलेंथ क्या है, कम होगी। और जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम है, उसका मोमेंटम भी कम होगा और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और डे ब्रोगली के अनुसार, ये देखिए यहाँ पे आइए, अच्छा, ये सेम चीज लिखी हुई है, दो बार हो गई है। ठीक है, डे ब्रोगली के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, जब हमारा टेम्परेचर हाई लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग अलग है, इनके बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर थोड़ा सा हम कम करते हैं, मतलब धीरे धीरे हम उसे कूल करने की कोशिश करते हैं, जब टेम्परेचर हमारा कम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक वेव का नेचर शो करते हैं। ठीक है, जब उसे कम एनर्जी दे रहे हैं या लो डेंसिटी पर रखकर, तो एक वो वेव का नेचर बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने बताया, देखिए ये वेव अलग अलग, हर पार्टिकल अलग अलग वेव फॉर्म में दिख रहा है। अब जब धीरे धीरे, और ये वेव में जो वेवलेंथ होती है, यहाँ बात कर लेंगे इसकी, वेवलेंथ जो होती है इसके मोमेंटम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मोमेंटम जितना मतलब लैम्डा जो होता है, इस वेवलेंथ को लैम्डा में दिखाते हैं, मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी ही कम होगी।
इसका मोमेंटम जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये कंडीशन हमारी इस कंडीशन का मतलब ये है कि ये कंडीशन हमें टेम्परेचर की बहुत कम रेंज, मतलब बहुत कम क्या, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो में मिलेगी। ठीक है, उस समय हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें। अब यहाँ पर जब टेम्परेचर को हम धीरे धीरे कम करते हैं तो वह हर पार्टिकल्स अलग अलग वेव के फॉर्म में शो होता है। जब हम टेम्परेचर को और कम करते हैं तो उस समय धीरे धीरे ये क्या होते हैं, कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जब हम टेम्परेचर को लगभग 0 केल्विन पर लाते हैं, मतलब बोस प्योर बोस कंडेंसेट कर देते हैं, जब इसे पूरी तरह से हम कंडेंसेट कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ये सारी वेव्स क्या होती है, कंबाइन होकर एक सिंगल वेव बना लेती है। ठीक है, तो वो इस डायग्राम में बेसिकली यही समझाया गया है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में हमारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे। थोड़ा सा हमने जब जैसे जैसे टेम्परेचर आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो ना, इस टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर था तो मॉलिक्यूल्स अलग थे, जब टेम्परेचर को आपने थोड़ा कम किया तो हर मॉलिक्यूल्स की अपना अपना वेव थोड़ा दिखाई दे रही है आपको। जब इसे और कम किया तो ये सारी वेव्स क्या होने लगी, कंबाइन होकर वेव बनाने लगी। जब टेम्परेचर को लगभग हम एब्सोल्यूट जीरो पर ले आए तो ये सारी जितने पार्टिकल्स थे इनकी वेव्स कंबाइन होकर क्या करती हैं, ये सारे पार्टिकल्स कंबाइन होकर एक वेव्स बना लेते हैं। और ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें जो ये पूरा कंबाइन होकर जो एक पार्टिकल नहीं रह जाता है, फिर ये एक वेव फॉर्म कर लेता है इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीजें थी हमारी क्या, ये कंडीशन जो हमें मिलती है एक सिंगल पार्टिकल के रूप में, ये हमारी क्या होती है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत कम टेम्परेचर, कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ठंडा करना, इसीलिए इसको कंडेंसेट नाम दिया गया है। मतलब लगभग एब्सोल्यूट जीरो या बहुत ठंडी अवस्था में हमें ये कंडीशन, ये वेव्स का नेचर मिलता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने, हमारे ये जो थे सत्येंद्रनाथ बोस जी और आइंस्टीन, इन्होंने तो इसको फाइंड किया था, लेकिन इसको बिल्कुल इसकी थ्योरी बेस पर पूरी कैलकुलेशन हमारी किसने दी थी, ये हमारे 70 ईयर्स आफ्टर 70 ईयर्स लगभग इसको ये इस कंडीशन को रियलाइज तो इन्होंने बहुत पहले कर लिया था सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने, लेकिन इसको पूरा फॉर्म करने में, इसके एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए लगभग 70 ईयर्स लग गए। ठीक है, और ये किया किसने, कर्नल, ये एरिक ए कॉर्नल और कार्ल ई वाइमैन, इन्होंने रुबेडियम एटम पर इसको लगभग 170 नैनो केल्विन पर, ठीक है, मतलब इतना समझ सकते हैं, नैनो केल्विन का मतलब कितना कितना ज़्यादा उन्होंने कूल किया उसको, 170 नैनो केल्विन का मतलब बहुत ज़्यादा कूल उसको किया। तो उन्होंने किस किस एटम को, रुबेडियम को, तो उनको ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन फॉर्म हुई। इसी तरह वोल्फगैंग कैटरली ने इन्होंने इसमें सोडियम में इस चीज को फॉर्म किया था, जिस वजह से इनको 2001 में क्या हुआ, नोबेल प्राइज फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया इनके इस सराहनीय काम के लिए, इनको 2001 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो आई होप आपको, मैंने कोशिश की है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया हो हमारी ये प्लाज्मा की कंडीशन और बोस-आइंस्टाइन की। प्लाज्मा बेसिकली उसका हॉटेस्ट कंडीशन होती है और बोस-आइंस्टाइन पार्टिकल्स की कूलेस्ट, सब बहुत ज़्यादा जब उसे कूल कर देते हैं तब हमें वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट हमें मिलती है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लगभग कवर कर दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ना किया हो तो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, साइन ऑफ।